हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ ली थी। इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं यूनिट सेकंड की, एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश काल में शिक्षा, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्राच्य पाश्चात्य विवाद। इसके अलावा लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र और लास्ट में पढ़ेंगे छनाई का सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो बीएड में आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है, टिप्पणी लिखिए। तो अगर हम शार्ट में बात करें प्राच्य पाश्चात्य विवाद की, तो 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में कहा गया था कि भारतीय भूभाग में साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी है 1 लाख रुपए देगी प्रतिवर्ष, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि यह धनराशि किस तरह की शिक्षा व्यवस्था पर खर्च होगी, अंग्रेजी शिक्षा पर या भारतीय शिक्षा पर, मतलब पाश्चात्य शिक्षा पर या प्राच्य शिक्षा पर। पाश्चात्य का मतलब है अंग्रेजी संस्कृति की शिक्षा और प्राच्य का मतलब है भारतीय संस्कृति की शिक्षा। तो इस तरह से दो गुट बन गए, एक तो प्राच्यवादी गुट और एक पाश्चात्यवादी गुट जो अंग्रेजी शिक्षा को समर्थन करता था। इसी को हम प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहते हैं। तो इस विवाद का जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ। इस आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में कहा गया था कि अंग्रेजों के अधीन भारतीय भूभाग में भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने व ज्ञान और साहित्य के पुनरुत्थान के लिए, यानी कि बढ़ाने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए खर्च करेगी। लेकिन आज्ञा पत्र की इस धारा में इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि यह धनराशि किस प्रकार की शिक्षा पर खर्च की जाएगी, प्राच्य शिक्षा पर या पाश्चात्य शिक्षा पर। प्राच्य शिक्षा का मतलब है भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा का मतलब है अंग्रेजी संस्कृति, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की संस्कृति है उस पर आधारित शिक्षा। तो इसके फलस्वरूप विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्राचीन शिक्षा पर आधारित शिक्षा प्रदान करने के पक्षधर लोगों, यानी कि प्राच्यवादी जो भारतीय संस्कृति के लोग थे, उनका कहना था कि ये धनराशि संस्कृत, फारसी व हिंदी माध्यम की शिक्षा पर खर्च की जानी चाहिए। इस गुट को प्राच्यवादी गुट कहा गया। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश लोग भारत में चलने वाली अंग्रेजी माध्यम की पाश्चात्य शिक्षा, ठीक है, अंग्रेजी संस्कृति पर आधारित, तो पाश्चात्य साहित्य व यूरोपीय ज्ञान विज्ञान वाली शिक्षा पर धनराशि खर्च करने की मांग कर रहे थे। इस गुट को पाश्चात्यवादी गुट कहा गया। इसी विवाद को हम प्राच्य पाश्चात्य विवाद की संज्ञा देते हैं, प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1823 में कंपनी ने इस विवाद पर विचार करने के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन किया, लेकिन फिर भी यह प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत नहीं हुआ। यह समिति भी दो वर्गों में बट गई, एक तो प्राच्यवादी और दूसरा पाश्चात्यवादी। 1813 के 20 वर्ष बाद हर 20 साल में एक नया चार्टर एक्ट आता था। तो 1813 के बाद चार्टर एक्ट कब आएगा? 1833 में। इसके बाद कब आएगा? 1853 में। तो 1833 में पुनः नया चार्टर आया और 1833 के चार्टर में धनराशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो पाश्चात्यवादी समर्थक हैं, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजी संस्कृति पर आधारित होनी चाहिए, उसमें जरूरी नहीं कि आपको केवल और केवल अंग्रेजी मिले, उसमें आपको कुछ कुछ भारतीय भी मिलेंगे। जैसे सपोज राजा राममोहन राय एक पाश्चात्यवादी समर्थक थे। उनका मानना था कि भारत में शिक्षा का प्रचार और प्रसार, शिक्षा को बढ़ावा अंग्रेजी संस्कृति के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि राजा राममोहन राय का कहना था कि जो भारत में कुरीतियां फैली हैं, ठीक है, जैसे कि बाल विवाह हो गया, जो भी कुरीतियां फैली हैं उनको केवल और केवल अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के माध्यम से ही खत्म किया जा सकता है। इसी तरह प्राच्यवादी समर्थक, जिनका मानना था कि भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास भारतीय संस्कृति के आधार पर होना चाहिए, तो उसमें जरूरी नहीं आपको अंग्रेज ना मिले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वॉरेन ऑस्टिन अंग्रेज थे लेकिन प्राच्यवादी समर्थक थे। तो इसमें आपको ये नहीं समझना है कि प्राच्यवादी में केवल और केवल आपको भारतीय मिलेंगे या पाश्चात्यवादी में केवल और केवल आपको अंग्रेज मिलेंगे, ठीक है। यहां से आपका ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र पढ़ते हैं। तो लॉर्ड मैकाले को 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सलाहकार बनाकर भारत भेजा गया। मैकाले जो है एक प्रबल पाश्चात्यवादी समर्थक था, यानी कि उसका मानना था कि भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार अंग्रेजी शिक्षा पर आधारित होना चाहिए। और वो अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन ही नहीं करता था, बल्कि भारतीय शिक्षा को उसने भारतीय संस्कृति को बहुत भला बुरा कहा, ठीक है। तो
कानूनी सलाहकार बनकर भारत भेजा गया। मैकाले अंग्रेजी भाषा व साहित्य का प्रकांड विद्वान था। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसे बंगाल की लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया और मैकाले को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह 43वीं धारा की व्याख्या करे और प्राच्य पाश्चात्य विवाद का हल निकाले। लेकिन मैकाले ने दोनों लोगों से बात की, यानी कि प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी दोनों लोगों से बात की। उसके बाद उसने अपना विवरण पत्र 2 फरवरी 1835 को गवर्नर जनरल को सौंप दिया। तो मैकाले आए तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद को अंत करने, लेकिन इन्होंने प्राच्य पाश्चात्य विवाद को बढ़ा और दिया। लॉर्ड मैकाले ने क्या सुझाव दिए? पहला सुझाव यह था कि प्राच्य साहित्य व ज्ञान की शिक्षा अब व्यवहारिक व निरर्थक, जो प्राच्य संस्कृति पर आधारित शिक्षा है, भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा दी जा रही है, वो बिल्कुल बेकार है, उसको बंद कर दिया जाना चाहिए। तो मैकाले ने प्राच्य शिक्षा व प्राच्य साहित्य की शिक्षा दिए जाने का विरोध करते हुए विवरण पत्र में लिखा कि भारतीय भाषाओं, साहित्य व ज्ञान पूर्णतः निरर्थक व अव्यवहारिक हैं। उसने कहा कि भारत के निवासियों में प्रचलित देसी भाषाओं में साहित्य तथा वैज्ञानिक ज्ञान कोश का अभाव है और वो इतनी अविकसित व गंवारू हैं कि जब तक उनको बाह्य भंडार से संपन्न नहीं किया जाएगा तब तक उनसे किसी भी महत्वपूर्ण पुस्तक का सरलता से अनुवाद नहीं हो सकेगा। और मैकाले ने भारतीय धर्म ग्रंथों व अन्य ज्ञान भंडारों को अंधविश्वासों व मूर्खतापूर्ण तत्वों से भरा बताया। उसने कहा जो भारतीय धर्म ग्रंथ हैं वो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है और अंधविश्वासों से भरे हैं। और उसने लिखा कि भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों में 30 फीट लंबे राजाओं का वर्णन किया गया, मतलब जो नहीं हो सकता, ये अंधविश्वासों से भरे हैं। इसके भूगोल में सीरे और मक्खन के समुद्रों का वर्णन है। इसका चिकित्सा शास्त्र ऐसा है जिससे अंग्रेज पशु चिकित्सकों को भी शर्म आ जाएगी। और ज्योतिष शास्त्र ऐसा है जिस पर अंग्रेजी स्कूल लड़कियां हंसेंगी। उसने कहा कि संस्कृत और अरबी शिक्षा के स्कूल व कॉलेज पर सरकारी धन खर्च करना बिल्कुल बेकार है और उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। जो भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उसने प्राच्य साहित्य के मुद्रण व प्रकाशन पर भी सरकारी धन खर्च करने को बंद कर दिया, यानी कि जो प्राच्यवादी शिक्षा का जो किताबें छपती हैं उनको भी बंद कर दिया जाना चाहिए, उसका सुझाव दिया। दूसरा सुझाव उसका क्या था कि पाश्चात्य साहित्य व यूरोपीय ज्ञान विज्ञान की शिक्षा आवश्यक व महत्वपूर्ण। ठीक है, उसने प्राच्य शिक्षा को अव्यवहारिक व बेकार बताया। इसी के साथ साथ पाश्चात्य साहित्य की शिक्षा जो अंग्रेजी शिक्षा पर आधारित थी, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली पर आधारित शिक्षा है, उसको महत्वपूर्ण बताया। ठीक है, ज्ञान व विज्ञान की शिक्षा आवश्यक व महत्वपूर्ण, यूरोपीय ज्ञान विज्ञान की। तो मैकाले अंग्रेजी साहित्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य मानता था, जबकि संस्कृत व अरबी साहित्य का कोई भी महत्व नहीं समझता था। उसने अपने विवरण पत्र में लिखा, जो अंग्रेजी साहित्य को बढ़ा चढ़ाकर उसने कैसे लिखा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी में रखा साहित्य भारत व अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। ठीक है, इतना अंग्रेजी साहित्य को बढ़ा चढ़ाकर उसने कहा। उसने सुझाव दिया कि भारतीयों को पाश्चात्य साहित्य, यूरोपीय ज्ञान विज्ञान व अंग्रेजी भाषा का अध्ययन अनिवार्य रूप से कराया जाए। इस प्रकार की शिक्षा से ही भारत की प्रगति संभव है। देखो, एक पर्सपेक्टिव से हमें ऐसा लगता है कि मैकाले की बात सही भी है, लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव से गलत भी है। तो इसमें आपके मैकाले के विवरण पत्र का मूल्यांकन करके क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें हम उसके गुण और दोष लिखते हैं। मैकाले के विवरण पत्र के बहुत सारे गुण हैं, इसके अलावा दोष भी हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। ठीक है, तो अगला सुझाव उसका क्या था कि अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी हो सकती है। लॉर्ड ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया जाना आवश्यक बताते हुए कहा कि अंग्रेजी पश्चिम की भाषाओं में सर्वोपरि है। जो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा जानता है वो उस ज्ञान के विशाल भंडार को सुगमता से प्राप्त कर लेता है जिसकी विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों यानी कि अंग्रेजों ने रचना की है। मैकाले ने कहा कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा है। तो एक सही बात है कि जब तक अंग्रेजी नहीं होती तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं सही है। लेकिन हम इसके जब दोषवाद करते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, वो अंग्रेजी का केवल और केवल प्रचार प्रसार करना चाहता था। ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रचार प्रसार करना ही उसका जो है मुख्य उद्देश्य था। तो अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा है। भारत के उच्च वर्ग के लोग अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी नवीन ज्ञान तथा पुनर्जागरण की भाषा है। ठीक है,
चौथा सुझाव क्या है कि उच्च शिक्षा केवल समाज के उच्च वर्ग को, तो मैकाले ने कहा उच्च शिक्षा केवल समाज को उच्च वर्ग को ही दिया जानी चाहिए। ये फिल्ट्रेशन थ्योरी के जैसा ही है। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में कहा कि सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वह भारत में सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर सके। इसलिए उसने सुझाव दिया कि उच्च शिक्षा केवल समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए। इसके लिए मैकाले ने निम्न तर्क प्रस्तुत किए। पहला तर्क क्या है कि इससे भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण होगा जो शासक यानी कि अंग्रेज और शासित यानी कि आम जनता के बीच संदेशवाहक द्विभाषिकीय का कार्य करेगा। यानी कि ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो अंग्रेजी भी जानते होंगे, हिंदी भी जानते होंगे, तो ये लोग मीडिएटर का काम करेंगे, द्विभाषक का कार्य करेंगे, जो अंग्रेजों से भी बात कर सकते हैं और भारतीय जनता से भी बात कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा तर्क उसने क्या प्रस्तुत किया कि इससे भारत में दो वर्गों का निर्माण होगा। पहला उच्च शिक्षा प्राप्त उच्च वर्ग और दूसरा उच्च शिक्षा से वंचित वर्ग। ठीक है, उच्च शिक्षा से वंचित निम्न वर्ग। इस व्यवस्था से उच्च वर्ग में पढ़ने वाले पाश्चात्य संस्कार धीरे धीरे उनके संपर्क में आने वाले निम्न वर्ग के लोगों पर पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जो उसका उद्देश्य था केवल और केवल पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, इससे कंपनी के कनिष्ठ पदों पर कार्य करने वाले भारतीय सरलता से मिल जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रचार प्रसार के लिए उच्च पद पर तो केवल और केवल अंग्रेज ही रहते थे। ठीक है, निम्न पद पर भारतीय रखने हैं, लेकिन उसके लिए भी उनको अंग्रेजी आनी जरूरी है। तो कनिष्ठ पदों पर कार्य करने वाले भारतीय सरलता से मिल जाएंगे। इस व्यवस्था से लाभ यह भी होगा कि उच्च वर्ग के शिक्षित लोगों के द्वारा शिक्षा निम्न वर्ग तक के लोगों को स्वयं ही पहुंच जाएगी। ठीक है, अब पांचवा क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति आवश्यक। धार्मिक तटस्थता के से क्या मतलब है? ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका कहीं ना कहीं एक उद्देश्य ये भी था कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, लेकिन वो ये काम डायरेक्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो यूं तो लॉर्ड मैकाले भारत में ईसाई धर्म पाश्चात्य यूरोपीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर भारतीयों को भी उसी रंग में डालने का प्रबल समर्थक था। वह अंग्रेजी शिक्षा द्वारा देश में ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता तो जो रक्त और रंग से भले ही भारतीय हो पर रुचि विचारों नैतिकता और विद्वता में अंग्रेज हो। यानी कि देखने में तो वो भारतीय लगे लेकिन अंदर से उनमें जो संस्कृति है, आदर्श है, ठीक है, वो अंग्रेजी होनी चाहिए, पाश्चात्य संस्कृति होनी चाहिए। लेकिन वो एक काम बहुत चतुराई से करना चाहता था। उसका मानना था कि इन सब के लिए यदि सीधे व जबरन प्रयास किया गया तो भारतीय लोग अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए क्रियाशील हो जाएंगे और अंग्रेजी शासन का विरोध करने लगेंगे। इसीलिए उसने क्या किया कि उच्च शिक्षा केवल समाज के उच्च वर्ग को दी जाए। मतलब जब उच्च लोग अगर ईसाई धर्म अपना लेंगे तो निम्न वर्ग वाले लोग उनको देखकर ऑटोमेटिकली ही ईसाई धर्म अपना लेंगे। भारतीय लोग अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए क्रियाशील हो जाएंगे और अंग्रेजी शासन का विरोध करने लगेंगे। इसलिए मैकाले ने विद्यालय में किसी भी धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से न दिए जाने का सुझाव दिया। अब इसके बाद आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का प्रस्ताव या शिक्षा नीति 1835। तो 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र प्राप्त होने पर गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उस पर विचार किया और 7 मार्च 1835 को मैकाले की मुख्य सिफारिशों को स्वीकार करते हुए कंपनी की नई शिक्षा नीति की घोषणा की, जो इस प्रकार है। तो पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि शिक्षा के लिए निर्धारित धनराशि का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जाएगा और संस्कृत व अरबी फारसी की शिक्षण संस्थाओं को बंद नहीं किया जाएगा। उनके शिक्षकों के वेतन आदि के लिए अनुदान यथावत जारी रहेगा। इसके अलावा फ्यूचर में भविष्य में प्राच्य साहित्य के मुद्रण व प्रकाशन पर कोई धन व्यय नहीं किया जाएगा। ठीक है, बंद तो नहीं किया जाएगा लेकिन उनके लिए कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, प्राच्य साहित्य की जो भी किताबें हैं उनके मुद्रण, उनके छपने और प्रकाशन के लिए कोई धन नहीं दिया जाएगा और इससे बचने वाली धनराशि को अंग्रेजी भाषा, साहित्य और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। इस नीति की घोषणा के बाद भारत में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हो गई।
विद्यालयी पाठ्यचर्या में प्राच्य साहित्य, ठीक है, प्राच्य की साहित्य के स्थान पर, प्राच्य भाषा के स्थान पर, यानी कि जो भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा थी उसके स्थान पर अंग्रेजी संस्कृति पर आधारित शिक्षा व्यवस्था चलने लगी। तो प्राच्य भाषा, प्राच्य साहित्य व भारतीय ज्ञान विज्ञान के स्थान पर पाश्चात्य भाषा, जो अंग्रेजी संस्कृति पर आधारित शिक्षा थी, यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का प्रमुख स्थान हो गया। अब प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कब होता है? लॉर्ड ऑकलैंड के समय 1839 में, जब उन्होंने प्राच्यवादी समर्थकों के लिए भी 31,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिए। तो डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी ने कहा है कि लॉर्ड ऑकलैंड को इस बात का अभिमान था कि उसने 31,000 रुपये प्रतिवर्ष की मामूली रकम अधिक व्यय करके उत्तेजित विवाद का अंत कर दिया। जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद है उसको खत्म किया था लॉर्ड ऑकलैंड ने। 24 नवंबर 1839 को लॉर्ड ऑकलैंड ने अपना विवरण पत्र प्रकाशित किया। इसमें प्राच्यवादियों को संतुष्ट करने के लिए निम्न घोषणाएं की गई। पहली घोषणा क्या थी कि प्राच्य विद्यालयों को यथावत चलने दिया जाएगा और उनको आर्थिक अनुदान भी यथावत दिया जाएगा। दूसरी घोषणा क्या थी कि प्राच्य शिक्षा के लिए जो अतिरिक्त धनराशि 31,000 रुपये प्रतिवर्ष मंजूर की गई है उसे प्राच्यवादी शिक्षा के प्रचार व प्रसार पर, प्राच्य पुस्तकों के प्रकाशन पर व्यय किया जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है प्राच्य विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन दिया जाएगा। फोर्थ है प्राच्य विद्यालय में पढ़ने वाले 25% छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। अब इसके बाद आपका आता है इंपॉर्टेंट अधोगमी, ठीक है, या निस्यंदन या छनाई का सिद्धांत। अधोगामी या निस्यंदन या छनाई किसी भी नाम से आपको हिंदी में मिल सकता है, इंग्लिश में फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? छन छन के शिक्षा व्यवस्था, जब शिक्षा नीचे का है, ठीक है, तो उसे हम छनाई का सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत का अर्थ, अंग्रेजी के फिल्ट्रेशन शब्द का अर्थ है निस्यंदन अर्थात छनने की क्रिया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धनराशि व्यय करना चाहती थी, इसलिए उसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो छनाई का सिद्धांत है उसके प्रबल समर्थक तो लॉर्ड मैकाले ही है, ठीक है, इसलिए उसने इस सिद्धांत का प्रतिपादित किया। उच्च शिक्षा का नियोजन केवल उच्च वर्ग के लिए ही किया जाए, क्योंकि शिक्षा उच्च वर्ग के व्यक्तियों से छन छन कर स्वयं ही निम्न वर्ग के व्यक्तियों तक पहुंच जाएगी। इस सिद्धांत के अर्थ को स्पष्ट करते हुए आर्थर मेयू ने अपनी पुस्तक द एजुकेशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके जनसाधारण, ठीक है, सामान्य जनता तक पहुंचनी थी। लाभप्रद ज्ञान भारत के सर्वोच्च वर्गों से बूंद बूंद कर नीचे टपकना था। सिद्धांत के समर्थकों की बात करें, फिल्ट्रेशन थ्योरी को किसने किसने समर्थन किया है, तो निस्यंदन सिद्धांत के समर्थकों में ईसाई मिशनरी, ठीक है, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, लॉर्ड मैकाले कंपनी के संचालक व बंबई के गवर्नर जनरल काउंसिलिंग समिति के सदस्य फ्रांसिस वार्डन, ये लोग प्रमुख रूप से थे। फ्रांसिस वार्डन ने 23 दिसंबर 1823 को अपने विवरण पत्र में विचार व्यक्त किया कि बहुत से व्यक्तियों को, जो छनाई का सिद्धांत के समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की बजाय थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सारा ज्ञान देना अधिक उत्तम है, ठीक है। दूसरा सुझाव क्या था कि कंपनी के संचालकों ने 29 सितंबर 1830 को अपने आदेश पत्र में मद्रास के गवर्नर जनरल को परामर्श दिया कि शिक्षा की प्रगति उसी समय हो सकती है जब उच्च वर्ग के उन व्यक्तियों को शिक्षा दी जाए जिनके पास अवकाश है, जिनके पास टाइम है, सबको उच्च शिक्षा ना दी जाए और जिनका अपने देश के निवासियों पर प्रभाव है। ईसाई मिशनरियों का विचार था, मानना था कि यदि भारत के उच्च वर्ग के हिंदुओं को अंग्रेजी की शिक्षा देकर ईसाई धर्म का अवलंबी बना लिया जाए, यानी कि उनको ईसाई धर्म मनवा लिया जाए, तो निम्न वर्ग के लोग उनसे उदाहरण से प्रभावित होकर स्वयं ही ईसाई धर्म में दीक्षित हो जाएंगे, ऑटोमेटिक वो ईसाई धर्म अपना लेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है कि मैकाले ने अपने विवरण पत्र में निस्यंदन सिद्धांत का समर्थन करते हुए लिखा, जो फिल्ट्रेशन थ्योरी है उसको समर्थन करते हुए मैकाले ने लिखा कि हमें इस समय एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहिए जो हमारे और उन लोगों के बीच में द्विभाषी का काम करे, ठीक है, जिन पर हम शासन करते हैं, यानी कि जनता और अंग्रेजों के बीच में द्विभाषक का कार्य करे, ऐसे लोगों का निर्माण करना है। इसीलिए उसने जो है फिल्ट्रेशन थ्योरी का समर्थन किया। अब इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा सिद्धांत की स्वीकृति, ठीक है, जो छनाई का सिद्धांत है उसकी स्वीकृति लॉर्ड ऑकलैंड ने 24 नवंबर
1839 को की। तो 24 नवंबर 1839 को लॉर्ड ऑकलैंड ने छनाई के सिद्धांत को स्वीकृति देते हुए अपने विवरण पत्र में निम्नलिखित घोषणा की कि सरकार के प्रयास समाज के उन वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करने तक सीमित रहने चाहिए जिनके पास अध्ययन के लिए अवकाश है और जिनकी संस्कृति क्षण क्षण कर जनसाधारण तक पहुंचेगी। इन्होंने छनाई के सिद्धांत का समर्थन करते हुए लिखा और छनाई के सिद्धांत को स्वीकृति दे दी। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडम रिपोर्ट और वुड्स डिस्पैच थ्योरी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।